हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी पैटर्न में सीजी टेट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली बनाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो के अंत में आपका कितना नंबर आया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथ्स का और विज्ञान का महा मैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आप जा करके उस महा मैराथन को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कोई देरी ना करते हुए आज का हमारा टेस्ट सीरीज, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, आप पेन और पेपर लेकर के टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर वीडियो के अंत में आपका कितना नंबर आया, कितना स्कोर हुआ, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्न में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। आपका ऑप्शन है अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, या फिर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, या फिर इनमें से सभी। देखिए, चूँकि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस आपको मैं कुछ ही समय दूंगा। अगर फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप वीडियो को बीच में रोक करके इसको बिल्कुल बना सकते हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनमें से सभी, ये तो हमारा सरकारी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी हमें इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, इसको हमें आंख बंद करके नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है, व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो भी ये इनमें से सभी वाले ऑप्शन को आंसर नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे इसी को आंसर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए, अंग्रेजी में हमें किसी भी प्रकार का गणित पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद देखिए, हिंदी में भी हमें गणित पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आ रहा है आपका सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हों तो उसमें हमें कहीं ना कहीं गणित का पार्ट दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया किसने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टालॉजी ने, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है डेविड क्लिंट ने। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक फ्रोबेल। अब देखिए, फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है ऐसे पहले शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही, ठीक है। मतलब बच्चों को अगर हम खेल खेल में सिखाएंगे तो बच्चा काफ़ी जल्दी से सीखेगा, ठीक है। तो उन्होंने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक फ्रोबेल। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाते चलेगा, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। आपका ऑप्शन है देखिए, सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, या फिर मंद बुद्धि में, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है सामान्य से अधिक। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है दोस्तों आपका मंद बुद्धि, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मंद बुद्धि। अब मंद बुद्धि का कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, आईक्यू लेवल। तो देखिए, इसका होता है 80 से 90 तक का, ठीक है। बिल्कुल आप डाटा को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मंद बुद्धि के बाद आपका आता है दोस्तों सामान्य बुद्धि। मंद बुद्धि के बाद आता है आपका सामान्य बुद्धि। अब सामान्य वालों का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सामान्य वालों का होता है दोस्तों 90 से
110 तक। ठीक है, देखिए अब कई अर्थशास्त्री जो है इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी बताएंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कई जगह आपको ये जो है 80 जो है ये 85 से 95 भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मोटा मोटी तौर पर इसको याद रखिए कि मंद बुद्धि होता है दोस्तों 80 से 90, सामान्य बुद्धि होता है आपका 90 से 110। सामान्य के बाद आता है दोस्तों आपका सामान्य से अधिक, आपका आता है दोस्तों सामान्य से अधिक। तो देखिए सामान्य से अधिक कहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका 110 से 120। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा श्रेष्ठ बुद्धि। अब देखिए श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 120 से, श्रेष्ठ बुद्धि हो जाएगा आपका 120 से 140 तक। ठीक है, तो यह जो डेटा है इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि श्रेष्ठ बुद्धि वालों का IQ कितना होता है, तो उनका हो जाता है दोस्तों 120 से 140। सामान्य से अगर थोड़ा अधिक हो तो उनका होता है 110 से 120। ठीक उसी प्रकार सामान्य बच्चों का कितना होता है दोस्तों, तो 90 से 110, और मंद बुद्धि वालों को होता है दोस्तों 80 से 90। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 85, तो 85 आपका किस में आएगा, देखिए 80 से 90 के बीच में, जो कि आपका किस में आएगा दोस्तों मंद बुद्धि में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाते चलिएगा। फिर आपका लास्ट में कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, समचतुर्भुज, आयत या फिर चतुर्भुज। तो चलिए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या दिया, पहले ऑप्शन नंबर ए में वर्ग। ठीक है, मान लीजिए अब हम एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक वर्ग बनाया, तो इसमें हमेशा हमें कंडीशन पता होना चाहिए, या फिर हमेशा हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपका कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए अगर हम आयत बनाते हैं तो इसमें भी आपका देखिए कंडीशन अप्लाई होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन देखिए आपका दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, चतुर्भुज। मतलब इन चतुर्भुज में आपका वर्ग, समचतुर्भुज और ये आयत, ये तीनों जो है आपस में समाहित होते हैं। ठीक है, अगर चतुर्भुज बोल दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसकी हम आमने सामने की भुजाओं को समान बनाएं। ठीक है, चतुर्भुज को हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, बस उसकी 4 भुजा होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी आपका चतुर्भुज है, ये सभी आपका चतुर्भुज है। तो देखिए इनमें से सर्वाधिक सामान्य संकल्पना कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्या दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। ठीक है, ये भी ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या या फिर विषम संख्या। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 2 3, ये हमारा इनफाइनाइट तक। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए ये आपका प्राकृतिक है, ये आपको प्रकृति से मिला है मान लीजिए, लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें 0 लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पूर्ण। ठीक है, उसके बाद सम संख्या तो आपको पता ही है, ये आपका होता है 2 4 6, ये आपका 8, ये मतलब ये जो 2 से पूरी तरह से भाग चली जाए वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या जो 2 से भाग ना जाता हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 3 5 का सीरीज आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण संख्या। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, निर्णय लेने की शक्ति का,
वैज्ञानिक सोच का, याददाश्त क्षमता का, या फिर विश्लेषण की क्षमता का। तो फिर चलिए इसको बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए निर्णय लेने की शक्ति का, ये तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, चाहे आप गणित पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। ठीक है, बच्चा खुद से निर्णय लेता है, मतलब बच्चा अच्छे से सीख रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक सोच का, मतलब वैज्ञानिक सोच भी बच्चों में आना चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, विश्लेषण की क्षमता का, तो विश्लेषण की क्षमता भी जो है बच्चों में आना चाहिए। अब देखिए सी में क्या दिया दोस्तों कि याददाश्त क्षमता का, हमें बच्चों को याददाश्त कहने का मतलब क्या है, हम बच्चों को याद करवा रहे हैं, हम बच्चों को रटवा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपका रटंत्र प्रणाली पर आधारित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गणितीय शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, याददाश्त क्षमता का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से बनाते चलिएगा। जो बच्चे हमसे रेगुलर क्लास पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आज ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बनेगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ना, परिकल्पना का मापन पढ़ना, या फिर रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो चलिए बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए बी में क्या दिया है, बीज गणित पढ़ना, तो केवल बीज गणित पढ़ना ही बच्चों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, परिकल्पना व मापन पढ़ना। ठीक है, तो देखिए परिकल्पना व मापन पढ़ना ही हमारा गणित का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त गणित में और भी कई सारे संक्रियाएं होती हैं। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया दोस्तों, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो दैनिक जीवन में शिक्षा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ रैखिक बीजगणित से संबंधित समस्याएं नहीं होती। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यात्मक कौशलों का विकास, मतलब जितने भी प्रकार के संख्यात्मक कौशल हैं उन सभी का विकास बच्चों में होना चाहिए, ऐसा NCF 2005 कहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, कि निम्न में से कौन सी विधि कौशल विकास के लिए सबसे अच्छे से उपयोग की जा सकती है। देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन, प्रयोगशाला कार्य व संपादन, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने का अवसर प्रदान करना, या फिर विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करना, या फिर विज्ञान क्विज स्पर्धा द्वारा। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सी विधि कौशल विकास के लिए सबसे अच्छे से उपयोग की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों को अगर हमें सिखाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो तब के कंडीशन में हमें कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपनाना पड़ेगा क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, अगर हम बच्चों को, मान लीजिए मैं जो है क्लास 5 के बच्चों को अगर मैं मैन पार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैन पार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उनको पढ़ाऊँगा कि बच्चों ये जो है मैन पार्ट में ये होता है, वहाँ इस प्रकार से पहाड़ियाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार से नदी हैं, ठीक है, इस प्रकार से नाले हैं, ये सारी चीज़ अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि सभी बच्चों को बिल्कुल ये जो है याद ना रहे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर मैं उन बच्चों को अगर मैन पार्ट जो है भ्रमण करने के लिए लेके जाता हूँ, तो वो बच्चे बिल्कुल उत्साह से वहाँ के बारे में बिल्कुल सीखेंगे। और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से अगर कोई भी बच्चा सीखता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक उत्सर्जित रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किसी श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, बी है अमूर्त से मूर्त, सी है दोस्तों खुला अंत खेल, या फिर डी है प्रबोधक फीडबैक। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त से अमूर्त। कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के पाठ्यक्रम में हमें क्या चीज़ सम्मिलित करना चाहिए। देखिए, बच्चों को हम पहले प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं, ठीक है, उसके बाद हम उसके नियम को बताएंगे, तब जो है बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर हम प्राइमरी में ही बच्चों को हम नियम कानून पढ़ाना चालू कर दें तो वो चीज़ फिर बच्चों के लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्त से अमूर्त। यहाँ पर दोस्तों मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, मतलब मूर्त मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष चीज़। उसके बाद अमूर्त क्या हो जाता है, जो उसमें समाहित होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, जो उसमें समाहित होता है लेकिन वो उसमें प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक बच्चा को बॉल पकड़ा देता हूँ, ठीक है, तो वह बच्चा देखेगा कि ये बॉल है और ये जो है गोल है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा दोस्तों बच्चा के लिए मूर्त, लेकिन इसमें अमूर्त क्या हो जाएगा। देखिए ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है ये हमारे एक वृत्त के आकार का है। अब ये जो वृत्त है तो इसमें इसकी कोई त्रिज्या हो जाएगी, इसकी कोई परिधि हो जाएगी। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के लिए अमूर्त हो जाएगा। तो बच्चों के लिए प्राइमरी कक्षा में खास करके जो पाठ्यक्रम होता है वो होना चाहिए मूर्त से अमूर्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, आगमन विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि या फिर विशिष्टीकरण विधि। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है कि सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर जाना। ठीक है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर जाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विशिष्टीकरण। ठीक है, हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों विशिष्टीकरण। ठीक है, इसका आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किस क्वेश्चन में नहीं बोला है। ठीक है, किस क्वेश्चन में असत्य बोला है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर ए, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या बोला है कि कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब हमें गलत कथन को निकालना है। अब देखिए गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल होती है भाई, गणितीय अवधारणाएं आपका मूर्त भी होती हैं और अमूर्त भी होती हैं। उसके बाद देखिए गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, बिल्कुल होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। ठीक है, एक दूसरे में तार्किक संबंध होता है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए बी में क्या दिया दोस्तों, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। ठीक है, तो कहीं भी हम गणित में खाद्य श्रृंखला के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि पहले आपका घास आता है, उसके बाद आपका टिड्डा आता है, ठीक है, उसके बाद आपका सांप आता है, कि उसके बाद आपका जो है पक्षी आ जाता है। इस प्रकार से हम इन्वायरमेंट के बारे में, प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ते, ना ही हम गणित में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है। आपका ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, ज्ञान के समझने में, ज्ञान प्राप्त करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों बैंकिंग मॉडल क्या होता है, बैंकिंग मॉडल आपका रटंत प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, बैंकिंग मॉडल आपका रटंत प्रणाली पर आधारित होता है। बिल्कुल आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका बैंकिंग मॉडल क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर हमने बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, ये सारा चीज़ होता क्या है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब देखिए अगर कोई स्कूल है, कोई स्कूल में शिक्षक क्या करता है कि एक बच्चा को अगर वो बोलता है कि खड़े होकर ये 2 का टेबल ज़ोर ज़ोर से पढ़ो,
फिर एक बच्चा जो है ये टेबल को जोर जोर से पढ़ता है, अब उसी को सुन करके क्लास के बाकी सभी बच्चे उसको दोहराते हैं। ठीक है, यही होता है दोस्तों रटंत प्रणाली। बच्चा जो है जो बच्चा इसको पढ़ रहा है और जो बच्चा इसको सुन करके दोहरा रहे हैं, इन सभी में किसी भी प्रकार का तार्किक विचार नहीं आएगा, बस वो उसको सुनेंगे और सुन करके उसको रटेंगे। ठीक है, यही होता है आपका बैंकिंग मॉडल। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए में क्या दिया है, सृजनात्मक विचार, तो कहीं भी किसी प्रकार का विचार नहीं आता। ठीक है, ज्ञान के समझने में, तो ये समझने में भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, और ये इनमें से कोई नहीं, ये जो सरकारी आंसर दिया रहता है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी, इसको बिल्कुल ध्यान से आप देख करके बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने में, अगर हम किसी चीज़ को रट रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार का तार्किक सोच या फिर किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, वह चिंतन के किस चरण पर है। आपका ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण, संबंध, निगमन या फिर आपका हो जाएगा पहचानना। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंध। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, मतलब रोहित जो है आयत और समचतुर्भुज में संबंध स्थापित करके उसकी पहचान करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, और अगर आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, गेंद संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, सोपानुक्रमिक संरचनाएं, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि गेंद हो गया या फिर आपका संतरा हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन में, जैसे कि ये हो गया आपका दोस्तों गेंद, ठीक है, या फिर ये हो गया आपका संतरा, कुछ इसी प्रकार से लगभग गोल टाइप का। ठीक है, अब देखिए जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके, त्रिविम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3D आकृति। ठीक है, 3D आकृतियों के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना। ठीक है, अब देखिए वो किसका उदाहरण है, तो ये देखिए दोस्तों आपका ये गेंद हो गया या फिर ये आपका संतरा हो गया, इसी प्रकार से आपका कोई आपका 3D आकृति हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अगर हम इसको पकड़ करके देखते हैं, मतलब ये हमारे पास मूर्त रूप से अवेलेबल है, उसके बाद इसकी अवधारणाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें इसकी क्या त्रिज्या होती है, कि व्यास होती है, ठीक है, इसमें इसकी परिधि क्या हो जाएगी, मतलब इसमें क्या क्या अवधारणाएं निहित हैं, इसके बारे में जानना। मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, पहले हम मूर्त रूप में हमारे सामने ये प्रत्यक्ष है, उसके बाद हम अमूर्त की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसके नियम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, आपका गणितीय विधि, गणितीय संकल्पनाएं, गणितीय फलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणितीय फलन। ठीक है, एक अंक से गुणा करना आपका गणितीय विधि है, गुणा करना आपका विधि है, आपका गणितीय संकल्पना भी है, लेकिन गणितीय फलन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका दिया है 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा 10 + 10 = 20। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, गिनती, सम और विषम संख्याएं, 2 का पहाड़ा निर्माण या फिर अभाज्य संख्याएं। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में क्या से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 + 1 को हम जोड़ रहे हैं तो ये 2 हो रहा है, 2 + 2 को जोड़ रहे हैं तो ये 4 हो रहा है, 3 + 3 को जोड़ रहे हैं तो ये 6 हो रहा है। इसी क्रम में हम इसको जोड़ते जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट में देखिए आपका 10 धन 10 से हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब यहाँ पर देखिए आपके ये 2 का पहाड़ा इसमें निहित हो रहा है, अपने आप ये 2 का पहाड़ा ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, 2 का पहाड़ा, इसमें 2 के पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी पैटर्न में देखिए आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय मान से संबंधित। ठीक है, एक आपका और पूछा जाता है दोस्तों स्थानीय मान से संबंधित। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए स्थानीय मान से कैसे प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि यह हो गया आपका, देखिए 2 3 4 हो गया। अब इसको कोई बच्चा जोड़ रहा है तो वो मान लीजिए 534 को जोड़ेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 534 को, तो ये इस प्रकार से ये जोड़ेगा। ठीक है, इसको ये जोड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछेगा कि बच्चे में किस प्रकार की अवधारणा की कमी है। ठीक है, आपका ऑप्शन में अलग अलग प्रकार का ऑप्शन रहेगा। आपका स्थानीय मान रहेगा, जोड़ का रहेगा, ठीक है, गुणा करने का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप बिल्कुल बना के ही जाइएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या दिया है कि शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, या फिर यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बैंकिंग मॉडल दोस्तों आपका रटंत्र प्रणाली पर आधारित होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला दोस्तों कि कौन सा सही नहीं है, मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, गलत कथन। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग मॉडल जो है विद्यार्थियों को जानकारी देता है। ठीक है भाई, विद्यार्थियों को बैंकिंग मॉडल जो है वो जानकारी देता है, विद्यार्थियों को ज्ञान भी देता है। अगर हम बच्चे को अगर हम टेबल रटा रहे हैं, टेबल जो है 2 से लेकर 20 तक का टेबल रट लिया तो उसको जो है ज्ञान मिल गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि बच्चों को टेबल का ज्ञान मिल गया। अब उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। क्या चीज़ का कौशल विकसित करता है, टेबल को रटने का कौशल विकसित करता है। लेकिन दोस्तों बैंकिंग मॉडल जो है विद्यार्थियों को समझ नहीं देता। ठीक है, ये जो है इसमें जो है बैंकिंग मॉडल से समझने का, तर्क करने का गुण विकसित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है, पहले चित्र आएगा, फिर संकेत आएगा, या फिर हमारा लास्ट में ठोस वस्तुएं आ जाएंगी, या फिर हमारा बी में देखिए क्या दिया दोस्तों, संकेत, चित्र या फिर ठोस वस्तुएं। सी में दिया आपका ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिए दोस्तों ठोस वस्तुएं, संकेत और चित्र। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में आएगा दोस्तों, पहले हम बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, उसके बाद हम उसका चित्र बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम उसके संकेतों के बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, देखिए सामान्यतः जो है गणित सीखना कठिन क्यों होता है, बच्चे इसको कठिन क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि गणित की प्रकृति जो है ज़्यादातर अमूर्त होता है। ठीक है, इसमें हमें कई सारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, नियम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारा अमूर्त रूप में होता है, इसीलिए सामान्यतः जो है बच्चे जो है गणित को कठिन मान लेते हैं। ठीक है, देखिए बी में क्या दिया है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। आपका ऑप्शन सी में क्या दिया है कि शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, तो इसके लिए हम शिक्षण पद्धति पर ही हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डी में क्या दिया दोस्तों कि गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन नंबर 20, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है आपका प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों, तो ये आपका प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे दोस्तों आपके टॉप 20 मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका टोटल 20 में से कितने नंबर आया, ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने मैथ्स का न्यूमेरिकल क्लास, मैथ्स का पेडागोजी क्लास पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जा कर के मैथ्स को पूरा बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो आज का आपका स्कोर कितना रहा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही दोस्तों दूसरों को भी शेयर करते रहें। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।